आज जिस विषय पर चर्चा करना है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक विदेशी यात्री, ये उन विदेशी यात्रियों का विवरण प्रस्तुत करना है जो विदेशी यात्री भारत में आए। उनसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे विदेशी यात्रियों के विवरण को हम समझेंगे। विधिवत समझना है, प्रीलिम्स के दृष्टि से और मेंस की दृष्टि से, और इंटरव्यू में भी पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। चाहे वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट, या पीसीएस स्टेट, या समीक्षा अधिकारी, या अन्य एग्जाम, सभी में इसकी महती भूमिका दिखती है। इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। आपके लिए ही फायदेमंद है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ यूजफुल बनाता हूँ, उसमें निरर्थक कुछ भी नहीं रहता। मेरा नाम है अशोक राज। आप सबका इस चैनल अल्बिडो आईएएस में स्वागत है। हम समझेंगे कि विदेशी यात्री जो आए, इनसे प्राचीन इतिहास के जानने का स्रोत, प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत में विदेशी यात्रियों का विवरण हम देखते हैं। इन विवरण में क्या है, जो भी विदेशी यात्री आए हैं उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखा। प्रीलिम की दृष्टि से पूछा जाता है। अब मान लीजिए ऐसा पूछा गया प्रीलिम में, जो प्री का एग्जाम होता है, या मेंस में लिखने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। चाहे ऑप्शनल जीएस फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे, जीएस के फर्स्ट पेपर में देखेंगे, या ऑप्शनल में। हालांकि स्टेट जो यूपी है या अन्य भी है, कुछ स्टेट में ऑप्शनल हट चुके हैं, लेकिन फिर भी जीएस के फर्स्ट पेपर में अभी वर्तमान में देखने को मिलता है। तो ये कहीं न कहीं आपके लिए 1 नंबर 2 नंबर एक्स्ट्रा दिलाने का काम करेगा। सपोज करिए कोई स्टूडेंट 10 नंबर में से 4 नंबर पा रहा है, तो आप 5 पा सकते हैं, 6 पा सकते हैं। उससे प्लस एक क्वेश्चन पे यदि आपने आधा नंबर ज़्यादा लिया तो 20 क्वेश्चन में 10 नंबर। एक पेपर में 10 नंबर अगर आप ज़्यादा पाते औरों की तुलना में, ऐसे कितने पेपर, जीएस के ही 4 पेपर, ऑप्शनल के 2 पेपर, एसए है, तो आपका लगभग 60-70 क्वेश्चन औरों से ज़्यादा। ऐसे में आपका आईएएस का रैंक अगर यूपीएससी में है, स्टेट पीसीएस में है, तो पीसीएस में रैंक बढ़िया आने की संभावना रहती है। यहाँ तक कि टॉप वाले पे आप आ सकते हैं। तो विदेशी जो यात्री आए हैं, इनका विवरण दिखता है। विदेशी यात्रियों के विवरण में हमको 3 प्रकार के लोग मुख्य रूप से दिखते हैं। एक है यूनानी रोमन वाले जो हैं, ये हैं यूनानी रोमन की बात हो रहा है। तो जो यूनानी रोमन हैं, ये लेखक हैं। इनके लिए हम लोग क्लासिकल शब्द भी का प्रयोग करते हैं। क्लासिकल का मतलब होता है शास्त्रीय। ये लेखक हैं। दूसरे की बात अगर हम लोग करते हैं, दूसरे जो है, जो चीनी यात्री हैं, चीनी लेखक, चीन से जो लोग आए हैं, जिसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा परिचित भी हैं, सुने हैं नाम। चीनी यात्रियों के बाद में अगर देखेंगे अरबी लेखक, बहुत से लोग अरब से लोग आए हैं। तो इन अरबी लेखकों के विवरण से, चीनी लेखकों के विवरण से, और जो यूनानी रोमन लेखक,
यूनानी रोमन लेखक के लिए क्या शब्द है? क्लासिकल। ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन से के लिए क्लासिकल शब्द का प्रयोग है? क्लासिकल, शास्त्रीय। तो सबसे पहले हम इनकी चर्चा करेंगे। यूनानी रोमन अर्थात क्लासिकल लेखक की बात करेंगे। ये लोग कौन हैं? यदि आप देखते हैं भारत में जो लोग आए हैं इनमें कई लोग हैं, जिसमें आपने सुना होगा हेरोडोटस और टेसियस नाम बड़ा थोड़ा कठिन है, जटिल है। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं हेरोडोटस को। हेरोडोटस ये हेरोडोटस हैं, ये हैं कौन? इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नाम है, इसका हिंदी नहीं करिएगा, नाम ही पुस्तक का है हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका का लेखक कौन है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस कौन है? ए फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के पिता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। इन्होंने जो भी पुस्तक लिखा है हिस्टोरिका, इससे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। इस पुस्तक से भारत और फारस के बीच, भारत और फारस को आज वर्तमान में ईरान के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में ईरान को फारस कहते थे। प्राचीन काल में इस पुस्तक से पता लगता है भारत और फारस के बीच व्यापारिक संबंध कैसे थे, किस प्रकार थे। इसमें संबंधों को दिखाया गया है, किस प्रकार के हमारे संबंध थे, अच्छे या बुरे। पूरा इतिहास पढ़ने से, इसको पढ़ने से हमको जानकारी मिलता है। तो यदि आ गया भारत फारस के बीच जो है व्यापारिक संबंधों का या संबंधों का साक्ष्य हमें कहाँ से मिल रहा है? तो हिस्टोरिका पुस्तक से। इन्होंने लिखा ये। लेकिन ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक अनुश्रुतियों पर आधारित है। अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। इसलिए यह पुस्तक अविश्वसनीय, अफवाह ज़्यादातर इस पुस्तक में है, अनुश्रुति ज़्यादा है। यानी कि ये जो हेरोडोटस हैं ये भारत नहीं आए थे, लेकिन जो सुने थे अपने देश के उच्च अधिकारियों से, वही चीज़ लिख दिए। उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के भी लिख दिए। तो अफवाह और अनुश्रुत है, इसलिए जो है विश्वसनीय नहीं, लेकिन फिर भी इससे हमको इतिहास का साक्ष्य मिलता है। दूसरे की अगर बात करते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे हम चलते हैं दूसरे पर, नोट कर लीजिए तुरंत। दूसरे की अगर बात करते हैं, देखिए ये प्री में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी आ सकता है। दूसरे का नाम है टेसियस। दूसरे का नाम है टेसियस। ये टेसियस कौन है? ये भी है यूनान के ही हैं, यूनानी वाले हैं, यूनानी रोमन वाले हैं। लेकिन ये हैं कौन? ईरान के राजवैद हैं। ईरान के राजवैद, वैद मतलब डॉक्टर होते हैं, और राजवैद मतलब वहाँ के जो ईरान के शासक थे, राजा थे, जो भी बने थे, उनके डॉक्टर थे, वैद्य थे। तो ईरान के राजवैद हैं। इन्होंने भी अपनी जो कुछ पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक में हमको भारत के बारे में संबंधों में जानकारी मिलती है।
लेकिन इनका पुस्तक जो है, ये भी पुस्तक बहुत ही अफवाह से भरा हुआ है, आश्चर्यजनक पुस्तक है, बहुत ज़्यादा अफवाह से भरा हुआ है। ये अविश्वसनीय पुस्तक है। तो ये पूछा जा सकता है निम्न में से कौन से ऐसे क्लासिकल लेखक हैं या यूनानी रोमन लेखक हैं जो ईरान के राजवैद कहे जाते थे। ईरान के क्या कहे जाते थे? राजवैद कहे जाते थे। अब सवाल है इन्होंने कोई पुस्तक लिखा है कि नहीं। तो इनके पुस्तक का नाम अभी तक जो है मिलता नहीं है, लेकिन इनके पुस्तकों के आधार पे कुछ विवरण आगे बाद वाले लेखक देते हैं। बाद वाले लेखक कई पुस्तक ऐसे हैं जो हमको मूल रूप में नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके बाद वाले, अब इनकी पुस्तक का नाम का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, लेकिन ये जानिए टेसियस कौन है? ये ईरान के राजवैद हैं, और ईरान के जो राजवैद हैं इन्हीं से ही मिलता है। ईरान के क्या है? राजवैद है। इनकी कहानी पूरा आश्चर्यजनक है। यहाँ तक हो गया। दूसरे की अगर बात करें, तीसरे की, हिंद यूनानी और रोमन में अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे लेखक कौन है? अब सुने होंगे सिकंदर का नाम सुने होंगे आप लोग। सिकंदर महान, सिकंदर जो योद्धा थे, विश्व विजेता योद्धा। तो जो इनके साथ में और लोग आए थे, सिकंदर, यानी कि ये आगे पढ़ने को मिलेगा सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर विश्व विजेता। तो जब ये भारत पर आक्रमण किए हैं, विदेशियों का आक्रमण होता है, तो उनके समय में अनेक, जैसे निर्याकस हैं, है ना, और लोग हैं, स्ट्रेबो हैं, बहुत से ऐसे जो लोग हैं इनके समय में आए हैं। उन लोगों ने भी अपना जो है अपना पुस्तक लिखा। उन पुस्तकों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन है? नियार्कस हैं, अनेसिक्रीटस हैं। इनके समय में कौन है? नियार्कस। और कौन है? क्या नाम इनका? बड़ा नाम, जटिल नाम है, अनेसिक्रीटस। ये याद नहीं करना है, बहुत कम इसके संभावनाएं हैं पूछने की, लेकिन ऊपर की दोनों संभावनाएं हैं। तो नियार्कस, अनेसिक्रीटस, और अनेसिक्रीटस के साथ में अरिस्टोबुलस, ये भी हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, लिखने का काम करते थे, जो यात्रा विवरण में देखते थे कैसे कैसे युद्ध हुआ, कैसे कैसे नहीं हुआ है, उन सब का उल्लेख इन्होंने किया था। तो ये पूछा जा सकता है थोड़ा सा कि सिकंदर के समय में मुख्य रूप से कौन थे। तो ये लोग हैं। इन लोगों ने भारतीयों के बारे में, भारतीय समाज के बारे में जो देखा, दक्षिण भारत में नहीं कहे, उत्तर ही भारत में ये लोग हैं, ध्यान दीजिए। तो ये लोगों ने यथार्थ चित्रण किया है, अर्थात इसमें कल्पना नहीं है, गलती नहीं है, बढ़ा चढ़ा के नहीं बात कहा गया, झूठी गलत सूचनाएं नहीं दिया गया है। जैसे इस समय एक नया सिस्टम समाचारों में रहता है, डीप फेक। समाचारों में रहता है डीप और फेक, दो शब्द हैं। डीप फेक, जैसे एक फेक न्यूज आता है तो पुरानी चीज़ों को फैला देते हैं, तो ऐसे डीप फेक मतलब बहुत गहरा चीज़ है। डीप माने गहरा भी होता है ना। तो डीप फेक मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसका वीडियो है या उसका आवाज़ है, उसकी आवाज़ को बदल करके किसी दूसरे आदमी पर सेट कर देना। या जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा चेहरा यहाँ से कट करके फिक्सल लैब के माध्यम से, फिक्सल होता है सबकी मोबाइल पे लगभग रहता है, एप्लीकेशन है, तो उसके माध्यम से, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर होते हैं, बहुत उच्च गुणवत्ता वाले, उच्च कैपेसिटी वाले कंप्यूटर होते हैं, उनसे जो है वो दूसरे के आदमी पे, खास करके अश्लील वीडियो जो होते हैं, पोर्न वीडियो, पोर्नोग्राफी वाले में, उसमें सेट कर दिया जाता है। जैसे हमारा चेहरा किसी पर सेट कर दिया गया, या मोदी जी को सेट कर देते हैं, या किसी को किसी
उच्च बड़े आदमी को, खास करके इसमें महिलाओं को टारगेट किए करते हैं। तो ऐसे ये भी क्राइम ब्रांच से जुड़ा हुआ होता है। इन पे भारत पर अभी कोई कानून नहीं है, हालांकि चीन कानून बना दिया है और भी देश कुछ कानून बना रहे हैं। भारत में भी इस पे कानून बनाने की आवश्यकता है। तो डीप फेक थोड़ा सा एक अगले टॉपिक में हम बताएंगे करंट में क्या होता है। इससे धोखाधड़ी का मामला होता है और बहुत से लोग ठगी के शिकार भी हो जाते हैं और लोगों को बदनाम भी किया जाता है, सांप्रदायिक दंगे भी कराए जा सकते हैं। कुल मिलाकर के जैसे एक के चेहरे पे किसी दूसरे आदमी का चेहरा सेट करके उससे गलत सूचनाएं आज इंटरनेट के माध्यम से दिया जाता है। तो हमने बताया ना, तो इसके पहले जो दो लेखक थे हेरोडोटस और टेसियस, उन लोगों ने अफवाहों पे लिखा, झूठी कहानी लिखा, जो सुने थे उसी को बना चढ़ा के लिख दिया। लेकिन जो सिकंदर के समय आए हैं, निर्याकस हैं, अनेस्क्रीटस हैं, अरिस्टोबुलस हैं, इन लोगों ने भारत के बारे में यथार्थ सूचनाएं दिया। सही सूचनाएं क्यों दिया कि ये जा करके एक जो लिखे जा करके अपने देश में बताएंगे कि इंडिया में ऐसे लोग हैं, इस तरीके से लोग रहते हैं, इसलिए ये सूचनाएं सही है। वहां के लोगों को सही सूचना देने के लिए इन लोगों ने लिखा। तो एक ये जानिए। अगले नंबर पे चलते हैं, ये हो गया। अगले नंबर पे हम चलते हैं, तीसरे नंबर पे अगर चलते हैं तो सिकंदर के बाद में और लोग कौन आए हैं कुछ देखिए। जब मौर्य काल आता है, मौर्य काल में देखिए मुख्य रूप से 3 लोग होते हैं। एक होते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद में इनके बेटे आते हैं आमित्र घात। इन्हीं को कहते हैं बिंदुसार भी कहते हैं, यानी कि बिंदुसार का नाम आमित्र घात भी है। तो हमने इसलिए पहले लिख दिया, नाम तो यही है, लेकिन इनको आमित्र घात के भी नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में ऐसा आ गया तो आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा। और इनके बेटे कौन हैं? अशोक। तो जो अशोक महान, तो अगर देखेंगे तो इन तीनों के समय में विदेशी यात्री लोग आए हैं, राजदूत, अलग अलग देशों ने राजदूत के रूप में भेजा। राजदूत का काम क्या होता है? दोनों देशों के बीच में घनिष्ठ संबंधों को बनाए रखना और उनको प्रगाढ़ता प्रदान करना, संबंधों को मधुर बनाना। राजदूत आज भी राजदूतों की नियुक्त होता है, उच्चायुक्त की नियुक्त होता है। यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो सब जान रहे हैं, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, भारतीय विदेश सेवा, ये भी अखिल भारतीय सेवा में आता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 312 अर्थात 312 में किया गया है, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा में। तो ये राजदूत इनके समय राजदूत आए हैं। इनके समय का राजदूत सभी लोग जानते होंगे, मेगास्थनीज आए हैं। मेगास्थनीज, ये मेगास्थनीज जो है राजदूत हैं। ये किसके समय आए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए हैं मेगास्थनीज, ये सब जानते हैं, बच्चा जानते हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। तो जो इंडिका इन्होंने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है, इससे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहिए या कहिए मौर्यकालीन समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ये पुस्तक जानकारी देती है। अब सवाल, मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज जो थे सेलुकस निकेटर के राजदूत थे। बाकी आगे पढ़ेंगे सेलुकस निकेटर कौन है, सिकंदर के बाद में आते हैं या नहीं आते हैं, ये आगे मिलेगा। अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इनको ये राजदूत हैं। एक कौन है? राजदूत हैं। किसने भेजा था? किसके राजदूत हैं? सेलुकस निकेटर के। सेलुकस निकेटर, चाहे सेलुकस निकेटर कहिए या सेलुकस नाइकेटर, निकेटर कहें या नाइकेटर, बात एक ही है। तो सेलुकस निकेटर के ये हैं राजदूत। ये राजदूत हैं
किसके राजदूत हैं? सेलूकस निकेटर के। इन्होंने ही भेजा था राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को इनके दरबार में। यहां तक क्लियर हो गया। इंडिका से इनके बारे में जानकारी मिलता है। अब दूसरा की अगर बात करें जो बिंदुसार है, तो इनके दरबार में कौन आया है? इनके दरबार में कौन आया है? इनके दरबार में जो यात्री आता है इनका नाम है डाइमेकस। कौन है? डाइमेकस। ये सीरिया के नरेश अंतियोकस के राजदूत थे। इनके दरबार में कौन है? डाइमेकस। डाइमेकस। तो ये जो डाइमेकस है ये राजदूत हैं। क्या है? राजदूत। ये राजदूत हैं डाइमेकस। किसके राजदूत हैं? सीरिया के राजा, सीरियाई नरेश अंतियोकस। अंतियोकस के राजदूत हैं, सीरिया के नरेश अंतियोकस। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, सीरिया भूमध्य सागर को स्पर्श करता है या नहीं? सीरिया की राजधानी दमिश्क विश्व की सबसे पुरानी राजधानी है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निम्न में से कौन से देश ऐसे हैं जो भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करते हैं? हम ऑप्शन देते हैं जॉर्डन, इजराइल, फलस्तीन, सीरिया। इन दिनों फलस्तीन, इजराइल चर्चा में है और इन्हीं के पास में सीरिया भी है और जॉर्डन भी है। तो जॉर्डन, इजराइल, फलस्तीन और सीरिया में कौन ऐसा है जो भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो सीरियाई नरेश अंतियोकस के राजदूत हैं डाइमेकस, और डाइमेकस किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार। इन लोगों ने अपना कुछ विवरण लिखा है। तो इन लोगों के इनका पुस्तक का नाम तो नहीं मिलता है। और ये खास करके बात इंडिका की बात किया जाए, अब यदि ये पूछ लिया जाए, प्रश्न में दे दिया जाए, निम्न कथनों पर विचार करें। इंडिका अपने मूल अवस्था में नहीं मिलता है। अब आपको जानना सही की गलत। ऋग्वेद अपने मूल अवस्था में नहीं मिलता है, सही या गलत? तो जो ऋग्वेद है या इंडिका, ये अपने मूल अवस्था में नहीं है। मूल अवस्था में इसका कोई प्रमाण नहीं। इसके कुछ अंश जो है, इंडिका के कुछ अंश जो है, कुछ उदाहरण जो है, आगे वाले लेखक उन्होंने लिखा है। तो और लिखा तो बताया उन लोगों ने कि हमने ये पुस्तक इंडिका से लिया है, जिसके लेखक मेगास्थनीज थे। तो उनके पुस्तकों से पढ़ने से पता चलता है कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था। क्योंकि इंडिका वर्तमान में अपने मूल जो है अवस्था में कभी भी किसी को नहीं मिला था। अन्य किताबों के स्रोतों से आधार पर बताया गया, इनकी किताब का नाम नहीं मिलता है। अब आगे आएंगे सम्राट अशोक। इनके समय में कौन आया है? ये जो सेलूकस हैं, ये सेलूकस कहाँ के हैं? इनके बारे में आप जानेंगे। सेलूकस, इंडिका जो है, इन्होंने इंडिका सेलूकस निकेटर हैं, ये यूनान के राजा थे। क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूनानी, तो ये यूनान के हैं। ये सीरिया भी उस समय यूनान में आता ही था, लेकिन एक अलग देश। अब दूसरा जो है ये अशोक, मिस्र का राजा, इसको हटा दिया जाए, ये यूनान के राजा हैं। तो मिस्र के जो राजा है, मिस्र के राजा ने अपने दरबार में भेजा था। मिस्र के राजा ने जो है अपने दरबार में, इनके दरबार में एक राजदूत भेजा था। उस राजदूत का नाम, यहाँ पे तो डाइमेकस है, उस राजदूत का नाम क्या होगा? डायोनीसियस। क्या होगा? डायोनीसियस। ये डायोनीसियस कौन है? ये राजदूत हैं। ये किसके राजदूत हैं? मिस्र के राजा, मिस्र के राजा के राजदूत हैं। और मिस्र के राजा कौन थे?
टालमी फिलेडेल्फस। मिस्र के राजा का नाम क्या है? टालमी फिलेडेल्फस। डेल्फस। टालमी फिलेडेल्फस ये मिस्र के राजा हैं। इन्होंने राजदूत के रूप में डायोनीसियस को भेजा था। डायोनीसियस को इन्होंने ही भेजा था, टालमी फिलेडेल्फस मिस्र के राजा ने। तो इन डायमेकस हो गए या मेगास्थनीज हो गए या डायोनीसियस हो गए, इनसे तो हमको ये भी जानना है कि अशोक के समय में कहाँ के राजा ने, किस देश के राजा ने? तो मिस्र के राजा ने। या किस राजा ने? तो टालमी फिलेडेल्फस ने। या अशोक के दरबार में कौन आया है? डायोनीसियस आया है। बिंदुसार या अमित्र के समय कौन आया है? तो डायमेकस आए हैं। यहां तक ये। अगर इसकी आगे बात करें, यहां तक हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अगर इसके आगे बात करें तो अभी हमने एक टालमी फिलेडेल्फस का नाम पढ़े थे, वो तो भैया थे राजा, किंग। एक टालमी और मिलेंगे और एक पिलनी भी मिलेंगे। इसमें अगर बात करेंगे, अगले लेखक की बात करेंगे तो टालमी, और एक लेखक का नाम बात करेंगे तो पिलनी। ये दो लेखक और हैं, पिलनी। ये दो लेखक और हैं, एक है टालमी और दूसरे है पिलनी। तो टालमी ने देखिए क्या लिखा है। टालमी ने अगर लिखा है तो इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है, कई बार पूछा गया है। भारत का भूगोल, अद्भुत भारत वो इतिहास है, अद्भुत भारत वो इतिहास है, बासम ने लिखा है, BL बासम ने। लेकिन यह है भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। किसने लिखा? टालमी ने। ये कब लिखा गया है या इन्होंने कब लिखा है, ये कहिए, ये कब लिखा गया, इन्होंने कब लिखा है? तो दूसरी शताब्दी ईस्वी में। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में, AD है। दूसरी शताब्दी ईस्वी में इन्होंने लिखा। अब इसकी विशेषता क्या है? भारत के बारे में ये सब जानकारी दिया गया, इसमें क्या है क्या नहीं। अभी आगे आते हैं, इसमें ये लिखा गया पिलनी। पिलनी ने क्या लिखा है? पिलनी की भी पुस्तक है, नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री ये पुस्तक का नाम है। अब इसको ऐसा नहीं लिख सकते प्राकृतिक इतिहास, पुस्तक का नाम ही नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है? पिलनी है। अब इसकी खास विशेषता क्या है? इसमें भारत के पेड़ पौधे वनस्पतियों इन सब का उल्लेख किया गया है। पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक में भारत के विभिन्न पेड़ पौधे वनस्पतियों प्राकृतिक वर्णन, प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है? तो इसमें नहीं है, इसमें नेचुरल हिस्ट्री में। और इसका लेखक पिलनी महोदय हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं सब यूनानी रोमन हैं। कौन है? यूनानी रोमन। अब एक चीज़ और है इसमें, ये नेचुरल हिस्ट्री कब लिखा गया है? ये इससे पहले लिखा गया है, पहली शताब्दी ईस्वी में, पहली सदी ईस्वी में। यानी कि ये पहले लिखा गया है और ये दूसरे, देखिए जो पहली सदी है वो पहले लिखा गया, सीधी बात। जो दूसरी सदी है वो बाद में लिखा गया। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। जो नेचुरल है वो पहले आएगा, जो नेचुरल है वो पहले आएगा। और ये नेचुरल नहीं उस तरीके का केवल लिखा भारत का भूगोल, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो ये यहाँ तक का तो था विदेशी विवरण। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो पिलनी का ग्रंथ जो है यहाँ पर इतना हो गया, समझ में आ गया। एक और आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। एक और मिलता है पेरिप्लस।
पेरिप्लस, पेरिप्लस ऑफ द, या इतना ही नाम लिख दे या पूरा नाम लिख दे, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एरिथ्रियन, ए लिख दे या ई लिख दे, एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस या ए लिख दे यहाँ पर या ई लिख दे, उससे कंफ्यूजन नहीं होना है। ए भी लिखा जा सकता है और ई भी लिखा जा सकता है, एरिथ्रियन सी, चाहे ए लिख दे या ई, लिखा ही गया है एरिथ्रियन सी, लेकिन ए भी लिख सकते हैं। पेरिप्लस केवल लिख सकते हैं। पेरिप्लस का लेखक ज़्यादातर किताबों में मिलता है, यहाँ पे इतिहासकारों में मतभेद है। ज़्यादातर किताब के आधार पर पता लगता है, इसके लेखक का पता नहीं कौन ने लिखा, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि इसके लेखक ये है। और ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो भी लेखक है वो यूनान का एक या तो नाविक है, यूनान का या तो नाविक है, या तो नाविक था, या अगर ये नहीं था तो या तो एक व्यापारी था, चूंकि नाव के माध्यम से आया था हिंद महासागर की तरफ और इंडिया में आए थे, तो अपना जो है उन्होंने पुस्तक लिखा है, तो पुस्तक का नाम है पेरिप्लस। कभी कभी पेरिप्लस भी दे देते हैं, कभी कभी पूरा लिख देते हैं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो अज्ञात माना गया है, लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं इनके लेखक जो ये नाविक है या तो यात्री, ये इसका नाम मिलता है। कुछ लोग कहते हैं उनका नाम है विल्फ्रेड एच साफ, विल्फ्रेड एच साफ, ये नाम बताते हैं कुछ लोग। तो इसलिए जान जाइए विल्फ्रेड एच साफ, विल्फ्रेड एच साफ जो है इसके लेखक। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा का विदेशी यात्रियों के विवरण में इनका था, और ये एकदम लाइन टू लाइन याद होना चाहिए। पक्का 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो। अब कोई लड़का कहेगा हम IIT में बैठे थे नहीं मिला, नीट में बैठे थे नहीं, तो नीट और IIT को छोड़कर सब एग्जाम में। अब अगले हम चलते हैं चीनी। तो आगे हम मिलते हैं, ये चीनी यात्रियों का विवरण है। चीनी यात्रियों के अगर विवरण में देखते हैं हम लोग, चीनी जो यात्री आए हैं, चीनी यात्रियों के विवरण में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले नाम हमको मिलता है, पहली बार जो नाम मिल रहा है सबसे पहला नाम फाहियान का। फाहियान, ये फाहियान कौन है? जितने भी चीनी हैं, जो भी चीनी यात्री हैं, ये सब बौद्ध मतावलंबी हैं। ध्यान देना ये बात है। कैसे हैं? बौद्ध अनुयायी या बौद्ध मतावलंबी, ये भी लिख सकते हैं। तो फाहियान जो है ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। चीन और से बौद्धिस्ट कंट्री है। तो फाहियान जो है आया है किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए हैं। इसके पहले भी हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में चर्चा कर चुके हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए हैं। कौन है? फाहियान आए हैं। इनका लगभग समय 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक का समय माना जाता है। 375 से लेकर के कितना तक है? 415 ईस्वी तक का समय माना जाता है। तो लेकिन ये डाटा जानने की आवश्यकता नहीं, पूछा नहीं जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के प्रतापी राजा, इन्होंने आगे मिलेगा परम भागवत की उपाधि धारण किया था। परम भागवत का मतलब ये विष्णु धर्म के अनुयायी है। ज़्यादातर शासन में आप देखेंगे, ज़्यादातर शासक शैव धर्म के अनुयायी मिलेंगे। ये जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी,
अर्थात विष्णु के उपासक, परम भक्त थे। तो इसीलिए माना गया है कि ये जो है इनका उपाधि पता लगता है सिक्कों से या लेखों से, परम भागवत की उपाधि। इन्होंने महाराजा धीराज की भी उपाधि लिया है, कई उपाधि लिए हैं, लेकिन परम भागवत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराजा धीराज भी इंपॉर्टेंट है। ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। इनके बड़े भाई रामगुप्त, जो गुजरात में शक लोग रहते थे, शकों से पराजित हो गए थे। शक लोग विदेशी थे, भारत में आकर भारतीय जैसा नामकरण अपना लिए थे, और शकों से इनके बड़े भाई रामगुप्त हार गए थे। और शकों ने हार में रामगुप्त से उनकी पत्नी को मांग लिया, और रामगुप्त अपना हार छिपाने के लिए कि मैं हार गया हूं, अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार। लेकिन ये जब 20 साल का बच्चा, उस समय 20 ही वर्ष के लगभग थे, तो उन्होंने, ये बहुत वीर, बहुत स्वाभिमानी थे, इन्होंने मना कर दिया। तो हमने इसको पहले बता दिए हैं। ये सब जो हमें कहानी मिलता है, फिर जाके शक के राजा को मार देते हैं, फिर आगे इनकी प्रसिद्ध होता है। प्रसिद्ध होने के साथ साथ अंत में ये अपने बड़े भाई रामगुप्त को भी मार देते हैं। और रामगुप्त की पत्नी का नाम है धुरु स्वामिनी, धुरु देवी या धुरु स्वामिनी। धुरु देवी, इन्हीं का नाम है धुरु स्वामिनी, दोनों नाम एक ही है। ये रामगुप्त की पत्नी पहले थी, यानी कि इनकी भाभी थी। बाद में इन्होंने अपने भाई को, कायर भाई को मार दिया, और मार करके जो है इनसे विवाह कर लिया। तो इनकी पत्नी एक। हालांकि बाद में इन्होंने कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राजा महाराजा में उन दिनों यही होता था। तो ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय है, विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो इन्हीं के दरबार में फाहियान आए हैं। फाहियान ने भी फुयू की पुस्तक लिखा है, फुयू की। उस पुस्तक से भी जानकारी हमें मिलता है। जबकि अभी आएंगे ह्वेनसांग, वो लिखेंगे सीयू की। अब ध्यान देने बात योग्य है, जो भी चीनी यात्री आए हैं भारत को किस नाम से जानते थे? इन तू के नाम से। किस नाम से? इन तू, यानी कि इन तू, इन तू के नाम से जानते थे। किस नाम से? भारत को पूछा गया प्रश्न है। चीनी यात्री या चीनी लोग जो है, मुख्य रूप से चीनी यात्री, भारत को किस नाम से पुकारते थे? तो इन तू। ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटे मात्रा भी लिख सकते हैं, इन तू, इन तू, ज्यादातर यही मानिए, इन तू। तो ये फाहियान आए हैं, फुयू की पुस्तक लिखा। इस पुस्तक से इनके बारे में जानकारी मिलता है। इसके बाद में अगर देखते हैं, दूसरे नंबर पे देखते हैं ह्वेनसांग। नहीं, ह्वेनसांग के पहले एक और आए हैं, सुंग युंग। इनका नाम क्या है? क्या नाम है? सुंग युन, सुंग क्या नाम इनका है? सुंग युन, ऐसे लिख सकते हैं। ये 518 ईस्वी में आए हैं। 518 ईस्वी में आए हैं सुंग युन। ये भी चीन यात्री हैं। यहाँ एक पूछा जाता है आने का कारण, यानी कि ह्वेनसांग के पहले आए हैं। इनके भी यात्रा, जो इन्होंने यात्रा विवरण दिया, जो पुस्तक लिखा, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। ये भी लगभग गुप्त वंश के ही समय के इर्द गिर्द हैं। तो गुप्त के ही समय में आए, गुप्तों के बारे में जानकारी मिलता है। और ये साथ में भारत में जब 518 ईस्वी में आए हैं, भारत में 3 वर्ष तक रहे, 3 वर्ष तक रहे। इसके बाद में अगर बात करते हैं ह्वेनसांग को और किस नाम से जाना जाता है? ह्वेनसांग को युआन च्वांग के नाम से, युआन च्वांग। ये तो नाम सब जानते हैं, ह्वेनसांग। अब अगर आ गया
हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है, लेकिन ये आते हैं लगभग कब 629 ईस्वी में आते हैं भारत में, यात्रा करते हुए आते हैं कपिसा के मार्ग से, और आकर के ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? बहुत ही सरल दिया है प्रश्न, लूसेंट में भी लिखा है, हर किताब में लिखा गया है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि उस समय जब ये अध्ययन कर रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र थे या शील, जो भी हैं कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन ह्वेनसांग का वास्तव में नाम ये ज्यादा जरूरी है, इवान च्वांग। ह्वेनसांग का दूसरा क्या नाम है? इवान च्वांग। इन्होंने क्या पुस्तक लिखा है? इवान च्वांग जो है ये भारत में जो है 16 वर्ष तक रहते हैं, अध्ययन करते हैं, और आगे हर्षवर्धन के दरबार में काफी दिनों तक रहे हैं, हर्षवर्धन के दरबार में। और हर्षवर्धन रखते हैं, हर्षवर्धन वहां पे उन दिनों रहा करते थे, तो लगभग में ये नालंदा विश्वविद्यालय में रहे हैं और अध्ययन भी किए हैं। लगभग जो है 16 वर्ष तक जो है भारत में रहे हैं। ये तो 3 वर्ष तक रहे, ये 16 वर्ष तक। इसका मतलब 30 के बाद 40, 45, इसका मतलब ये 645 ईस्वी में भारत से गए। पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी एग्जाम के बदलते ट्रेंड को, बढ़ते इस कंपटीशन के दौर में प्रत्येक एग्जाम को देखते हुए, यूपीएससी हो या पीसीएस हो या समीक्षा अधिकारी या कोई भी एग्जाम, बिहार का टीचर का देखिए या यूपी का पेट का एग्जाम का देखिए, बहुत से एग्जाम में लगभग ट्रेंड बदल रहे हैं। पूछने का दायरा जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? सभी नौकरी के पीछे, सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। तो ह्वेनसांग का मतलब इवान च्वांग है, ये पुस्तक है, इससे हमको जानकारी मिलता है। यहां तक हो गया। आगे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फाहियान के बाद में कौन आए हैं? सुंग युन। उसके बाद में कौन आए हैं? ह्वेनसांग। और चीनी लोग जो है जितने भी हैं बौद्ध अनुयायी हैं, और किस नाम से जाने जाते थे? भारत को पुकारते थे इन तू के नाम से। अब आगे लिखेंगे इतिसंग। अगला कौन है? इतिसंग। ये इतिसंग ये भी है, पहले फाहियान, उसके बाद सुंग युन, फिर उसके बाद ह्वेनसांग, फिर उसके बाद इतिसंग। एक क्रम से यहाँ पे जानना ही जरूरी है। पूछा गया प्रश्न है और पूछा भी जा सकता है। तो इतिसंग जो है ये 7वीं शताब्दी में आया था। कहाँ पे आया था? ये 7वीं शताब्दी में आया। चीनी है 7वीं, है ना, 7वीं सदी में आया है भारत। और इसकी खास विशेषता, ये नालंदा की भी नालंदा विश्वविद्यालय की का भी वर्णन किया है, और साथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी विवरण दिया है। अब नालंदा विश्वविद्यालय पे अगर आप जानते हैं, इसको गुप्त वंश के शासक ने बनवाया था, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त लिखिए या कुमारगुप्त प्रथम कहिए, है ना। और इस नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा किसने था? जलाया किसने था? नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय था या मोहम्मद गोरी के समय? तो मोहम्मद गोरी के समय था। मोहम्मद गोरी के सेनापति के रूप में काम कर रहा था, बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, जो बिहार वाला क्षेत्र है और कुछ बंगाल का क्षेत्र मिला करके, मुख्य रूप से बिहार का क्षेत्र ही है, भागलपुर में ये है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसको धर्मपाल ने बनवाया था। पाल वंश का प्रतापी राजा थे धर्मपाल। इसको भी कुछ नष्ट किया था, काफी ज्यादा नष्ट किया था वो बख्तियार खिलजी। उसके लिए निंदनीय शब्द कहने की आवश्यकता है। तो इतिसंग के बारे में इतना जान चुके हैं। अब अगर एक चीज और देखते हैं, दूसरी चीज की बात करते हैं, चाओ जू कुआं।
इनके बाद में एक है चाउ जू कुआं। चाउ जू कुआं, ये जो चाउ जी कुआं है, चाउ जू कुआं, ये भी चीनी यात्री है। सबसे नाम भी इनका अजीब है, चाउ जू कुआं। चाउ जू कुआं नाम भी बढ़िया है। ये भी बौद्धिस्ट हैं, चीनी यात्री हैं। और इनसे क्या पता चलता है, ये चोल वंश के बारे में, चोल तक यानी कि दक्षिण भारत में चोल वाले हैं कि नहीं, ये चोल, तो चोलों के बारे में जानकारी देते हैं। इनसे जो है इनके अध्ययन, इनकी किताबों के अध्ययन से पता लगता है कि ये चोल वंश में गए थे, वहाँ पर ऐसा इन लोगों को अध्ययन मिला था। हालांकि इनकी किताब का उल्लेख, इनकी किताब का नाम किसी किताब में नहीं मिलता है, लेकिन और किताबों में, बाद की किताबों में पढ़ने से पता लगता है चाउ जू कुआं तो चोल के बारे में जानकारी देते हैं। कुल मिलाकर के विदेशी विवरणों से हमको ऐसी जानकारियां प्राप्त होती हैं। कुछ उसमें सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं, कुछ यथार्थ हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा के बताई गई हैं। चाउ जू कुआं के बाद में अगर देखेंगे माँ तवान लिन, माँ तवान लिन, माँ तवान लिन ये भी बौद्धिस्ट यात्री हैं। माँ तवान लिन ये बौद्धिस्ट यात्री हैं। जब हर्ष आए थे उसी के बाद में ये भी आए थे, माँ तवान लिन। इसका मतलब ये जो है हर्षवर्धन के समय, जो हर्ष यहाँ पे थे, हर्ष है ना, तो हर्ष के समय के भी बारे में ये जानकारी देते हैं। हर्ष ने कौन कौन से युद्ध किए, किन युद्धों में वो विजयी हुए, क्योंकि हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, ये भी बौद्ध वाले। तो एक दूसरे का, जब एक दूसरे से लोग धर्म जाति से संबंधित रहते हैं, उनसे मिलते जुलते रहते हैं, विचार उनका ज़्यादातर मिलता जुलता है, तो उसके यहाँ ज़्यादा जाते हैं लोग। हालांकि आज ये कम लागू होता है, विचार का है, विचारों का मतभेद है। जो धर्म बने हैं, जाति बने हैं, वो सब विचारों के मतभेद होते 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 लोग अलग बनते गए। आज की स्थितियां थोड़ा सा जटिल है, लेकिन इसको जो है शिक्षा के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से, जन जागरूकता तभी आएगा जब शिक्षा आएगा। शिक्षा के माध्यम से जो है, फिर भी जन जागरूकता के माध्यम से भी कह सकते हैं कि इनमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है और अभी सुधार होने की आवश्यकता है। इसमें सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की, साथ में आम जनता की भी सहभागिता बहुत जरूरी है। तो माँ तवान लिन ये बौद्धिस्ट हैं, चीनी यात्री हैं। और चाउ जू कुआं ये हो गए आपके चीनी यात्रियों का विवरण। अब एक बचते हैं अरबी जो यात्री आए हैं अरब से, इनके बारे में हमको जानकारी देना। अरबी यात्री कौन कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, इनके बारे में पूरा का पूरा हमको स्रोत देखना है। अरबी यात्री में अगर नाम सुनेंगे तो भारत में एक कुछ मध्यकाल का इतिहास मिलेगा यहाँ से, अरबी यात्रियों के विवरण से। अगर इंडिया में देखेंगे तो देखेंगे भारत में 712 ईस्वी में अगर बात करें, मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण होता है ना। उद्देश्य क्या था, कुछ धन कमाना और कुछ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, यही था। अब आगे मिलेगा कि इनका उद्देश्य ज़्यादातर धर्म प्रसार करना और इनका उद्देश्य धन कमाना। जैसे अभी इनके बाद में आएंगे 1000 ईस्वी में आक्रमण करते हैं और पहला आक्रमण भारत में होता है 1001 ईस्वी में, और ये यहाँ पे राजा हैं जयपाल, जयपाल के विरुद्ध होता है। तो ये है कौन, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद में सीधे हम एंट्री कहाँ पर करते हैं, क्या नाम है उनका, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के लिए गजनी के शासक हैं, ऐसा इतिहास में आगे मिलेगा, पढ़ेंगे, गजनी के शासक, इसीलिए इनको गजनवी कहा गया। जैसे मोहम्मद गोरी, गोर प्रांत का शासक था। गोर प्रांत कहाँ का है, अफगानिस्तान में है गोर प्रांत, तो वहाँ के रहने के कारण उसको मोहम्मद गोरी कहने लगे। ऐसे गजनी के रहने के कारण
गजनी हालांकि और गौर एक समय बहुत कट्टर शत्रु बनते हैं। एक समय आगे मिलेगा इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में देते हैं। तो महमूद गजनवी जब भारत पे आक्रमण किए थे, इनके समय में कई, एक दो नहीं कई लेखक, इतिहासकार, कवि, कई लोग आए थे, जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध नाम है अल-बरूनी। इन्हीं के साथ में आए हैं अल-बरूनी। ये उज्बेकिस्तान का था, उज्बेकिस्तान। अल-बरूनी कहाँ का था? उज्बेकिस्तान। कमेंट करके जरूर बताएं उज्बेकिस्तान की राजधानी वर्तमान में क्या है, कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। आप एटलस खोलिए, तुरंत देखिए, तुरंत याद कीजिए। एग्जाम यदि करेक्ट करना है तो, नहीं करना है तो ज्ञान तो रहेगा। उज्बेकिस्तान के हैं अल-बरूनी। ये एक विषय की नहीं, कई विषयों के ज्ञाता अल-बरूनी ने। इनकी पुस्तक किताबुल हिंद, या उसी को तारीख ए हिंद भी कहते हैं, उसी को कहते हैं भारत की खोज। भारत की खोज लिखें या किताबुल हिंद लिखें या जो भी हमने बताया, तो ये किताब लिखें, कई विषयों के जानकार। अब अल-बरूनी की बात करें, तहकीक ए हिंद या भारत की खोज है तहकीक ए हिंद, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तहकीक ए हिंद या किताबुल ए हिंद, किताब उल हिंद, या इसी को कह सकते हैं भारत की खोज। भारत की खोज, तीनों नाम एक ही है, ध्यान देने की बात है, तीनों नाम एक ही है। किताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद या भारत की खोज किसने लिखा है? अल-बरूनी ने। अब अल-बरूनी कहा कि उज्बेकिस्तान के, और एक किन चीज के ज्ञाता? एक दो विषय के नहीं, कई विषयों के ज्ञाता हैं। और खास करके ये जो लिखे हैं, ये भारत के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, धार्मिक, इन सब के विषयों में हमको जानकारी प्राप्त होता है। इससे उस समय क्या स्थितियां थी उसके बारे में। अब सवाल है, ज़्यादातर ये जानकारी किसके बारे में? चूंकि ये जब आक्रमण होता है उस समय भारत में राजपूतों का शासन था, ज़्यादातर राजपूत लोग थे और राजपूत आपस में लड़ा करते थे। यहाँ पे कैसा धार्मिक पक्ष रहता था, कैसा राजनीतिक पक्ष रहता था। तो राजपूत युगीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, रीति रिवाज उनका क्या था? सती प्रथा था कि नहीं? कई प्रथाएं थी, पर्दा प्रथा था कि नहीं? तो बहुत से प्रथाओं के बारे में इन्होंने किताब में लिखे हैं, उनसे हमको जानकारी प्राप्त होता है। और साथ में इसकी बात करें कि आगे चलकर जो है बात करते हैं, ये बौद्ध धर्म के तब तक समाप्त हो गया था, लगभग कम था, ज़्यादातर हिंदू समाज थे। तो हिंदू समाज के बारे में ज़्यादातर इनका उल्लेख मिलता है। अल-बरूनी, अगर बात करेंगे अल-बरूनी, तो अल-बरूनी जो है कई विषयों के हमने ज्ञाता बताया। गणित में है, किसमें है? गणित लिख सकते हैं, गणित के जानकार हैं, विज्ञान के जानकार हैं, ज्ञाता हैं, ज्योतिष के हैं। और से इसके पहले हमने ज्योतिष ग्रंथ एक बताया था, गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन, गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन। वो जो गार्गी संहिता है वो भी ज्योतिष ग्रंथ है, और ज्योतिष ग्रंथ होते हुए भी उससे भारत पर यवनों की आक्रमण का पता चलता है। और यवनों ने कहाँ कहाँ आक्रमण किया है? साकेत पर, पांचाल पर, साकेत, पांचाल, कुसुम ध्वजपुर। कुसुम ध्वज, कुसुम ध्वज का मतलब होता है पाटिलपुत्र। 4 हैं तो 3 हमें याद आ गया है, एक पांचाल है, एक कुसुम ध्वज है और दूसरा है साकेत है, एक मथुरा। इन चारों का नाम उसमें मिलता है
कि यवनों ने आक्रमण किया, ज्योतिष ग्रंथ था, तो वो अलग चीज़ है। ये ज्योतिष के ज्ञाता है, विज्ञान के ज्ञाता है, गणित के ज्ञाता है, तर्कशास्त्र भी हैं, और जो है साहित्य में भी जानकारी रखते हैं, साहित्य में भी, तर्कशास्त्र में भी जानकारी रखते हैं, कई चीज़ में, और कई भाषाओं के ज्ञाता हैं। ये सबसे बड़ी बात, भारतीय भाषा के, अरबी भाषा के, फारसी भाषा के, यूनानी भाषा के, संस्कृत भाषा के, कई भाषाओं का ज्ञाता, हिंदी के भी ज्ञाता, कई भाषाओं के ज्ञाता। तो इनकी पुस्तक महत्वपूर्ण लगता है। ये पूछा जा सकता है, ये कौन है, कौन है? ये अरबी लेखक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको हटा दिया जाए। दूसरे एक भी बात हम करते हैं, इन्हीं अरबी में ही बात करते हैं, अरबी में ही बात करते हैं। तो अरबी में नाम आएगा आगे चलकर, जो है जब मोहम्मद गोरी आएंगे, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आएंगे, फिर पूरा का पूरा गुलाम वंश चलता रहेगा। फिर गुलाम के बाद में कौन आता है? खिलजी वंश आएगा। खिलजी के बाद में कौन आएगा? तुगलक आएगा। और तुगलक के बाद में कौन आएगा? सैयद वंश आएगा। उसके बाद लोधी वंश आएगा। फिर उसके बाद में मुगल पीरियड आ जाता है। तो पूरा मध्यकालीन इतिहास हमें मिलता है। उन मध्यकालीन इतिहास में तो और किताबें हैं, किताबों के अनेक साक्ष्य हैं। तो हम बाकी उसमें देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास में जानने के स्रोत में, साहित्यिक स्रोत में, उसमें देखेंगे। अभी तक का हम इसी पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम अगली बार उसमें मिलते हैं, मध्यकालीन इतिहास को लेकर के। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। आप सबसे बोलते हैं कि आप सब एक बार भारत के निवासी होने के कारण, भारत के नागरिक होने के कारण एक बार बोले जय हिंद। यहाँ पर एक थोड़ा सा ये देखने का मुद्दा है, एक बहुत महत्वपूर्ण मुझे छूटा हुआ था, थोड़ा सा बता देता हूँ। एक यदि आ गया ह्वेन सांग, इनका नाम अभी हमने एक बताया भी था कि ये दूसरा भी नाम है। तो ह्वेन सांग प्रसिद्ध है। ह्वेन सांग की जीवनी, ह्वेन सांग की जीवनी ये पुस्तक का नाम है। ये नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये पुस्तक है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? लेखक कौन है पूछा गया प्रश्न है, और पूछा भी जा सकता है। ह्वेन सांग की जीवनी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसके लेखक हुइली हैं। हुइली, ये कौन है? हुइली। हुइली कौन है? ये ह्वेन सांग के मित्र हैं। ह्वेन सांग के मित्र, ये ह्वेन सांग के मित्र हैं, हुइली। तो अगर ये दिया जाए ह्वेन सांग की जीवनी नामक पुस्तक किसने लिखा है, ह्वेन सांग की जीवनी नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो आपको बताना ह्वेन सांग की जीवनी के लेखक हुइली महोदय हैं। हुइली कौन है? ये ह्वेन सांग के मित्र हैं। ये प्री में भी और मेंस में भी कभी कभी लिखने में सपोर्ट करता है, और ख़ास में इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो ह्वेन सांग की जीवनी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हुइली महोदय। हुइली कौन है? ह्वेन सांग के मित्र। नमस्कार, तब तक हम लेते हैं अलविदा। धन्यवाद।